मैंने ये ले लिया। ठीक है, देखो आप, ये टू masses m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k and placed on a frictionless horizontal surface. Initially the spring is stretched through distance x naught. तो आपने इनिशियली यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ थी, बट आपने इसको खींच के रख रखा था। ठीक है, और इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है, x नॉट। ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब आपने इसको यहाँ से अब दोनों ब्लॉक को छोड़ दिया, बहुत आसान है, खींच के रखा आपने दोनों ब्लॉक। ठीक है, तो स्प्रिंग एक्सटेंशन में थी, लेट्स से कितनी एक्सटेंशन में थी, जो दे रखा है इसमें एक्स नॉट में, तो दोनों ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, एल नॉट प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो फाइंड आउट डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक जब दोबारा रेस्ट पर आते हैं तो उनकी डिस्टेंस कितनी मूव करेंगे, फाइंड आउट द डिस्टेंस मूव बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। आपने छोड़ दिया। ठीक है, अब वो वापस रेस्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, वापस रेस्ट पर आ रहे हैं, तो फाइंड आउट डिस्टेंस मूव बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। तो रेस्ट पर कब आएंगे, जब आपकी क्या होंगे, दोनों ब्लॉक रुक गए हैं, मान लो उस टाइम पर क्या होगा, एन नॉट माइनस एक्स नॉट है एक्सटेंशन। ठीक है ना, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो ये डेफिनेटली है कि दबेगा एक्स नॉट। ये बात समझ में आती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है ना, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो अगर आप कहो कि नहीं, जब ये दोनों रुक गए हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब दोनों रुकेंगे। यहाँ से रिलीज कर दिया ना आपने, इधर भाग रहा है, इसकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, बीच में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर भी आई होगी, बट वहां नहीं रुकेंगे क्योंकि वेलोसिटी है, फिर स्प्रिंग दबेगी, तो दबेगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन, ऐसा नहीं कि एक रुक गया दूसरा चल रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेशन कम। दोनों एक साथ रुक रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी जीरो, वो स्टेज है आपके मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा भी आपको कि डेफिनेटली जब एक की वेलोसिटी जीरो होगी तो ऐसा होना ही चाहिए कि दूसरे की भी वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है ना, दूसरे की भी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, स्टेटमेंट ध्यान रखना वहां पे डिराइव करें, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नेट मोमेंटम हमेशा सिस्टम का जीरो है। ठीक है ना, आप देखोगे, इसलिए ये बात है कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम में अगर एक रुकेगा, आपने छोड़ दिया है, देखो यहाँ छोड़ने के बाद तो होना तो ऑसिलेशन है। ठीक है, बट ऑसिलेशन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब रुकेगा तो एक तो पक्का डेफिनेटली दूसरे की भी वेलोसिटी उसी टाइम पर जीरो होगी। अगर एक रुक गया दूसरा चल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है ना, एक रुक गया और दूसरा चल रहा हो, ऐसा नहीं होगा इसमें, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, एक साथ जीरो होगी। और आप मोमेंटम कंजर्वेशन से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल सीओएम फ्रेम में नहीं जाना चाह रहे तो। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आपने छोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि एक के पास वेलोसिटी है और दूसरे के पास नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए। यहाँ पर आपने रिलीज किया, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो इसलिए एक ब्लॉक रुकेगा तो डेफिनेटली दूसरे ब्लॉक को भी रुकना पड़ेगा। बताइए, एक ब्लॉक रुकेगा तो डेफिनेटली दूसरा ब्लॉक भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो मोमेंटम आ जाएगा ना, जीरो कैसे होगा मोमेंटम। और सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, इसलिए दोनों ब्लॉक एक साथ ही रुकेंगे। और ये बात आपको एनर्जी कंजर्वेशन से समझ में आनी चाहिए कि जब ब्लॉक रुकेंगे एक साथ तो जो कंप्रेशन होगा दैट मस्ट बी एक्स नॉट, क्योंकि टोटल एनर्जी शुरू में कितनी थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं उस टाइम। अब भी दोनों ब्लॉक रुक गए, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोई वर्क। ठीक है, तो ये दो बातें आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से समझ में आती है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन से समझ में आती है कि दोनों ब्लॉक साथ में ही रुकेंगे, दूसरी बात समझ में आती है अब दोनों ब्लॉक रुक गए हैं तब वो मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, एक्स नॉट के बराबर होगा। अब लगा दीजिए फिर से वही बात, दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो मान लिया ये x1 चला, ये x2 चला, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं जाएगा नहीं, तो इसलिए m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, और ये लेंथ दोनों इक्वेट कर दो बस। यहाँ से यहाँ तक एल नॉट प्लस एक्स नॉट था, अब कितना है, x1 प्लस x2, ये लेंथ डेफिनेटली एक्स नॉट कंप्रेशन पे कितनी हो जाएगी, एल नॉट माइनस एक्स, तो x1 प्लस x2 कितना आ गया, 2x नॉट आ गया। फिर से वही आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर।
ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक को खींच के आपने रिलीज कर दिया हो, दोनों ब्लॉक कितना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, इन सब में निकालने में आपको ऐसी सिचुएशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्या है, अपने सबके समझ लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन से भी चीज समझ ली, और डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास भी 0 कर दिया। तो ये सबको आनी चाहिए सारी बातें जो आज मैंने करी है इस 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम की, तब आज एसएचएम में इनका टाइम पीरियड समझ पाए, ठीक है ना। तब आप इसमें वो भी मैं एक लाइन में निकाल दूंगा, रिड्यूस मास यूज करते हो, तब आप इनका डेफिनेटली टाइम पीरियड बहुत इजीली समझ पाए, ठीक है। बट इस स्टेज पर इसको सॉल्व करने का इससे आसान मेथड नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्सेस लग रहे हो तो एक्सेलरेशन बराबर करो, और क्या करो, इक्विलिब्रियम निकालो, उसका ट्वाइस करो, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है। और इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना इंडिविजुअल ब्लॉक्स का, तो आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास। कुछ आया था रिड्यूस मास से भी कुछ क्वेश्चन आया था, देखेंगे अपन, ठीक है ना। मेंस में तो आते ही रहते हैं ना, एडवांस वाला ये सब थोड़ी पूछता है, ट्रिक वाले क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा, वो नहीं पूछता है, तो मैंने बता दिया इसलिए आप एग्जाम में कर दोगे, ठीक है। नहीं तो कहाँ आप इतना टाइम होता अगर आप ही जाता, तो एडवांस वाला ऐसे काम करता नहीं होता वो। मेंस में बड़ी सब कुछ आ सकता है, रिड्यूस मास और ये सब, एडवांस वाला नहीं करता, वो बेसिक से ही चाहता है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेसिक नहीं आते हैं आपको तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं लेगा आप, ठीक है। बट पहला हमारा क्या मीन्स है, उसमें हमारी स्पीड है, टाइम कम से कम जाना चाहिए एक सिंगल प्रॉब्लम में, ये सब बात